Um, Today we have to cover a chapter 7, which is gathering performance information. Means हमने ये तो पढ़ लिया परफॉर्मेंस प्लानिंग कैसे करते हैं। अ, हम परफॉर्मेंस असेसमेंट के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कैसे असेसमेंट की जा सकती है, कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, उसमें पोटेंशियल एरर्स क्या हो सकते हैं, उन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम ट्रेनिंग्स कौन सी दे सकते हैं, हम कैसे मैनेजर्स को ट्रेन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इंफॉर्मेशन जो परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करते हैं, हम असेस करते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कैसे की जाती है, वो डेटा कलेक्शन कैसे की जाती है, उस परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को हम गैदर कहाँ से करते हैं। सो दिस इज द आउटलाइन जो चीज़ें हमने कवर करनी है। appraisal forms, characteristics of appraisal forms, then managers, employees, reviewers की responsibilities क्या होती हैं इस फेज में, देन मीटिंग हम कैसे कंडक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू की, परफॉर्मेंस असेसमेंट के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल किस तरह किया जाता है, देन कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज आते हैं परफॉर्मेंस रिव्यूज में, इसको आज हमने कवर करना है। सबसे पहले फॉर गैदरिंग द परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम को गैदर किस तरह किया जाता है, और वो है जी परफॉर्म अप्रेजल फॉर्म्स के थ्रू, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स के थ्रू। So, at the core of any performance management system is the assessment of performance, and information on performance is collected by using forms which can be filled out on paper or electronically. Means performance management system का जो एक core phase है वो है performance assessment. Definitely, क्योंकि हम assess कर रहे हैं, हम उनके जो 1 साल के बाद है या 6 मंथ्स के बाद हम एनुअली बाय एनुअली उनकी परफॉर्मेंस को हम एवेल्युएट कर रहे हैं, उन्होंने कितना इफेक्टिवली इनइफेक्टिवली परफॉर्म किया है, हम उसको जज कर रहे हैं, हम उसको रेट कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो फेज है हमारी परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये एक क्रिटिकल फेज है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। सो इसका डेटा कहाँ से इकट्ठा किया जाता है? इसका डेटा इकट्ठा किया जाता है फॉर्म्स के थ्रू। ये जो फॉर्म्स हैं ये एक हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, पेपर पे भी हमने इसको फिल आउट कर लिया, या ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर पे, या इलेक्ट्रॉनिकली अगर हमने कोई फॉर्म बनाया है तो उसके वहाँ पे हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं परफॉर्मेंस का, जिसको बाद में हमने या नोट डाउन करते जाते हैं, जिसकी बेस पे हमने परफॉर्मेंस असेसमेंट करनी होती है। सो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्स फिल करने का एडवांटेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्स फिल करने का एडवांटेज ये होता है, एक तो इजीली हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और हम इजीली उसको शेयर भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हार्ड फॉर्म आप यूज़ करते हैं, हम हार्ड फॉर्म्स यूज़ करते हैं, और उसको एक अगर हमने शेयर भी करना है तो वो पेपर शेयर करना इज़ क्वाइट टफ, और वहाँ पे जैसे वो मिसप्लेस होने का भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली आप मल्टीपल मीडियम्स पे अपने डेटा को सेव भी कर सकते हो, रिस्टोर भी कर सकते हो आप अपने डेटा को, देन थ्रू ईमेल वन क्लिक पे यू कैन शेयर दैट फॉर्म विद अदर्स जिनको ज़रूरत है इस फॉर्म की, जिनको इस डेटा की ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर कर लेते हो। जैसे लेट्स से कि आप इजीली अगर एक मैनेजर है जिसने फॉर्म फिल किया है और एचआर को आपने भेजना है, तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के थ्रू ये फॉर्म इजीली मैनेजर्स एचआर को भिजवा सकते हैं। और एचआर को फॉर्म्स क्यों भिजवाए जाते हैं? एचआर को फॉर्म्स इसलिए भिजवाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने जितने भी
रिवॉर्ड है, किसको क्या बोनस देना है, किसको क्या इंसेंटिव देना है, किसके लिए कौन से डेवलपमेंटल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सजेस्ट किए गए हैं, किसी को हमने फायर करना है, ये सब चीजें हैंडल कौन करेगा? ये एचआर हैंडल करेगा। सुजेस्ट आपके मैनेजर ने की, लेकिन अल्टीमेटली इन सब चीजों को हैंडल किसने करना है? एचआर ने करना है। सो दैट्स अ रीजन, इस पर्पस के लिए जो परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं हमें ज़रूरत पड़ जाती है एचआर के साथ शेयर करने के लिए। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा अवेलेबल होने से आपके जो एनालिसिस है उस पे भी बहुत आसानी रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखना चाहते हैं कि जी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, हर यूनिट की ओवरऑल हर यूनिट की एवरेज परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो आप इसका भी कंपैरिजन कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिकली डेटा आपके पास है, आप वहीं से वो जो रेटिंग्स आपने दी हैं आप उनको यूज़ करते हुए ग्राफ बना सकते हो, कंपैरिजन के लिए ग्राफ बना सकते हो। जो मल्टा है बार चार्ट होते हैं, आप वो बना सकते हो। आप डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर इलेक्ट्रॉनिक। और दूसरा क्या होता है जी, इसका एक और बेनिफिशियल है, और वो बेनिफिशियल, इसका एक और बेनिफिट है, सॉरी, और वो बेनिफिट है कि अगर आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिकली अगर डेटा सेव है आपके पास, तो आप जो भी एक चेंज आया है आपकी जॉब में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको अगर इलेक्ट्रॉनिकली है तो आप इजीली, आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स मॉडिफाई हुए हैं, आपके गोल्स मॉडिफाई हुए हैं, तो आप उनको इजीली उस इंफॉर्मेशन को फॉर्म्स पे आपने उसको डिलीट किया और जल्दी से उसको मॉडिफाई कर लिया, अपडेट कर लिया फॉर्म को। लेकिन अगर हार्ड फॉर्म में आपके पास एक पेपर की फॉर्म में डेटा है आपके पास, या आपने वहाँ पे अपना डेटा स्टोर किया है, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो वहाँ पे आपको फिर एक नया फॉर्म दोबारा से फिल आउट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप कटिंग भी करते हो तो वो समझ नहीं आएगी, या बहुत ज़्यादा वो मेसी हो जाएगा। एक इसका बेनिफिट ये भी होता है। सो एनीवेज, हमारा जो फॉर्म्स है वो इलेक्ट्रॉनिक है या वो पेपर है, पेपर के फॉर्म में है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि कॉमन होते हैं, और वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? वो कंपोनेंट्स हैं जी, सबसे पहले है बेसिक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। फॉर्म्स पे सबसे पहले होता है एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन बेसिक। एक सेक्शन ऐड होता है जिसमें एम्प्लॉय का जॉब टाइटल क्या है, वो किस डिवीजन में काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर क्या है, उसका पे ग्रेड क्या है, सैलरी या सैलरी क्लासिफिकेशन क्या है, वो स्केल 16 से है, 17 से है, 18 से है, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। और दूसरा, उस फॉर्म पे जो डेट ऑफ एवैल्यूएशन पीरियड्स हैं, जो डेट्स हैं एवैल्यूएशन पीरियड की, वो भी इंक्लूड होती हैं, जिसमें कितने महीनों के लिए के बाद एवैल्यूएशन की जा रही है, या ईयर्स है, कितने साल रेटर ने सुपरवाइज किया है या इस एम्प्लॉय के साथ काम किया है, एम्प्लॉय ने इस कंपनी को कब ज्वाइन किया, और करंट जॉब पे उसने कब काम करना स्टार्ट किया, इस अप्रेजल का पर्पस क्या है, उसकी करंट सैलरी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, और नेक्स्ट जो एवेल्युएशन मीटिंग है वो कब स्केड्यूल की जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इस सेक्शन में इंक्लूड होती है। सेकंड है जी अकाउंटेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसमें है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिजल्ट अप्रोच अडॉप्ट की है, तो इस सेक्शन में यूजली होता है नाम और डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच अकाउंटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स agreed upon by manager and employee and the extent to which the objectives have been achieved। मीन्स इस सेक्शन में क्या होता है, उस एम्प्लॉय एंड मैनेजर का नाम, कौन से गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किए हैं, सेट किए हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिनके अगेंस्ट
ये लोग जिनके लिए ये लोग अकाउंटेबल होंगे, कौन कौन से स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, ये सब कुछ इस सेक्शन में जो अचीव करने हैं, जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, वो सब कुछ इस सेक्शन में कवर होता है। और इस सेक्शन में एक सब सेक्शन भी हो सकता है जिसमें हो सकती हैं कि जी जो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं परफॉर्मेंस की, कि वेदर जो एम्प्लॉय है जो ये एक्सप्लेन करे कि एम्प्लॉय ने हाई परफॉर्मेंस लेवल अचीव किया है या लो परफॉर्मेंस लेवल अचीव किया है। देन सेक्शन आता है जी कॉम्पिटेंसीज एंड इंडिकेटर्स का। इसमें क्या होता है, अगर अ, इसी में ही एक सेक्शन, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन ने बिहेवियर अप्रोच अडॉप्ट की है तो उसमें आपका डिजायरेबल बिहेवियर क्या होना चाहिए, बिहेवियर इंडिकेटर्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर इंडिकेटर्स, एंड कौन कौन से कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो यहाँ पे स्पेसिफाई की जाती हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन है जी मेजर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस का। इस सेक्शन में क्या होता है, इसमें 2 या 3 जो मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं इंडिविजुअल की, उन्हें रेट किया जाता है, जिसमें वो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं, बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं, या ये दोनों का कंबाइन भी हो सकता है। जो भी उसने अचीवमेंट्स किए हैं, जो भी उसकी कंट्रीब्यूशंस हैं, वो यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। देन है जी डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स का एक सेक्शन होता है। इस सेक्शन में यूजुअली ये क्या चीज़ मेंशन की जाती है कि डेवलपमेंटल गोल्स सेट किए जाते हैं फॉर द रिव्यू पीरियड हैव बीन अचीव्ड। जो डेवलपमेंटल गोल्स सेट किए गए थे, क्या उन्हें अचीव कर लिया गया है, इसमें कौन सी वर्कशॉप्स अटेंड की, कौन से कोर्सेज लिए, कौन सी नई स्किल्स एम्प्लॉय ने लर्न की हैं ड्यूरिंग दैट फेज, ये सब एक्टिविटीज़ की एक समरी होती है वहाँ पे। देन उसमें नेक्स्ट सेक्शन आता है जी डेवलपमेंटल नीड्स एंड प्लान्स एंड गोल्स का। ये जो सेक्शन है, ये जो डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स हैं, ये वो वाले अचीवमेंट्स हैं जो कि जिस साल के लिए आपका रिव्यू किया जा रहा है आपकी परफॉर्मेंस को, उस साल के लिए जो डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स थी, जो डेवलपमेंटल नीड्स थी, वो किस हद तक एम्प्लॉय ने फुलफिल की हैं, ये उसका रिकॉर्ड है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है डेवलपमेंटल नीड्स प्लान्स एंड गोल्स। ये वाला जो सेक्शन है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब ये है कि इसमें इंक्लूड होता है कि जी अब नेक्स्ट ईयर के लिए कौन से स्पेसिफिक गोल्स होंगे, कौन से डेवलपमेंटल प्लान्स होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। और समटाइम्स ये जो सेक्शन है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट भी होता है, और समटाइम ये एक सेपरेट डेवलपमेंट फॉर्म होता है जहाँ पे ये सब कुछ रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। देन है जी स्टेक होल्डर इनपुट। एक सेक्शन होता है स्टेक होल्डर इनपुट का, जिसमें आपके कस्टमर्स या जिन एम्प्लॉयज के साथ आपने इंटरेक्ट किया है उनसे डाटा लिया जाता है, वो लोग फिल करते हैं इसको। जैसे 360 डिग्री फीडबैक में ये सेक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि हम उसमें एम्प्लॉय के बारे में हम डाटा इकट्ठा करते हैं, कस्टमर से, उसके जो कोलीग्स होते हैं जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उससे डाटा लिया जाता है। So stakeholders क्या हैं? ऐसे वो लोग हैं who have a first hand knowledge of and are affected by the employee's performance. Means वो सब लोग जो कि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, उन सब से इनपुट ली जाती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में कि वो क्या कहते हैं। देन लास्ट सेक्शन, देन फिर एक सेक्शन आता है, उसमें सेकंड लास्ट सेक्शन आता है एम्प्लॉय कमेंट्स का। इसमें एक सेक्शन होता है जिसमें जिस एम्प्लॉय को रेट किया गया है उससे कमेंट्स लिए जाते हैं, उसका रिएक्शन क्या है उसके बारे में पूछा जाता है कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड, आपको क्या लगता है कि ये जो आपका अप्रेजल हुआ है ये बिल्कुल फेयर अवेल्युएट किया गया है, असेस किया गया है आपको। और इस सेक्शन में अगर कुछ लीगल इश्यूज हों तो वो भी मेंशन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जो सेक्शन है यूजुअली एम्प्लॉयज इस पे इतना कमेंट नहीं करते या अवॉइड ही करते हैं कि कुछ बैड कमेंट करें। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ पे ये भी क्लियर मेंशन होता है कि दीज आर द लीगल, ये सब कंसर्न्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस असेसमेंट फॉर्म, इफ दिस परफॉर्मेंस असेसमेंट। देन फिर होते हैं जी सिग्नेचर्स।
ये एक फाइनल सेक्शन होता है फॉर्म का और यहाँ पे सिग्नेचर्स लिए जाते हैं एम्प्लॉय के, जिसको आपने रेट किया है उसके सिग्नेचर, आपका जो मैनेजर है उसके सिग्नेचर, जिसने आप जो रेटर है आपका, और देन मैनेजर का जो मैनेजर है सुपरवाइजर है उसके सिग्नेचर यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर फिर जो एचआर डिपार्टमेंट है वो भी अपनी अप्रूवल देता है, इस उसके भी सिग्नेचर होते हैं कि जो कंटेंट है इस फॉर्म के ये बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर है जी ये तो थी सारी इंफॉर्मेशन जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल पे अवेलेबल होती है। अब और जिसको हम ये सारा डेटा हम इकट्ठा करते हैं। अब नेक्स्ट है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। There is no any acceptable या universal way of assessing the performance of developing a performance appraisal form. कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म कैसा होना चाहिए। सम टाइम होता है कि कुछ जो फॉर्म है उसमें ज़्यादा जो एम्फोसाइज है वो कॉम्पिटेंसीज पे दिया जाता है और रिजल्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। अगर इस तरह का फॉर्म हो तो वहाँ पे अगर आपको फॉर्म में ज़्यादा फोकस कॉम्पिटेंसीज पे नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो फॉर्म है वो बिहेवियर अप्रोच पे बेस करता है या उस फॉर्म में बिहेवियर अप्रोच अडॉप्ट की गई है। या ऐसा फॉर्म जहाँ पे आपको रिजल्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आउटकम्स क्या निकले आपकी परफॉर्मेंस के, रिजल्ट्स आपने अचीव किए हैं या नहीं किए, अगर वो आपको ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है उसका, तो इसका मतलब है कि वो रिजल्ट अप्रोच यूज़ की गई है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सो कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है और बिल्कुल ही जो बिहेवियर और रिजल्ट है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है कि जो ठीक है पास में हो चुका, अब फ्यूचर में डेवलपमेंटल नीड्स क्या होती हैं या कौन कौन से डेवलपमेंटल इश्यूज थे जिसकी वजह से परफॉर्मेंस हमारी सही नहीं रही। सो एक साइज वन साइज डजंट फिट ऑल। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट होते हैं, जो बेस कर रहे होते हैं हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के पर्पस पे, और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करता है। हमारा पर्पस क्या है, हम परफॉर्मेंस अप्रेजल किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वेदर हम एम्प्लॉय फोकस्ड हैं, हम एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्म उसके अकॉर्डिंगली होगा। हम उसकी कॉम्पिटेंसीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट बिहेवियर हो, हमारा फोकस उस पे होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस है कि एंड रिजल्ट्स क्या निकले हैं, प्रोडक्ट फोकस्ड है, तो फिर वो रिजल्ट बेस अप्रोच उस पे यूज़ की जाएगी। सो कुछ ऐसे फीचर्स हैं एनीवेज, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। सो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हर जो अप्रेजल फॉर्म है उसमें कॉमन होते हैं और वो उसमें होने भी चाहिए। और वो फीचर्स है कौन से फीचर्स हैं जी, ये दीज आर द फ्यू करेक्टरिस्टिक्स जो कि हर अप्रेजल फॉर्म की होनी चाहिए। पहला है जी सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि जो फॉर्म्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, आप इजीली उन्हें यूज़ कर सको, आप इजीली उन्हें कंप्लीट कर सको, और वो क्लियर होने चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट्स होने चाहिए, कंसाइज स्टेटमेंट्स होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लंबे फॉर्म भी होंगे, अगर बहुत लंबे फॉर्म होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होंगे, तो उसको हो सकता है कि जो रेटर है वो उसको इफेक्टिवली कंप्लीट ना करे या बहुत क्रिटिकली परफॉर्मेंस को अवेल्युएट वहाँ पे ना करें। देन है जी रेलिवेंसी। रेलिवेंसी क्या है कि जो एक अच्छा फॉर्म है उसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपके जो टास्क हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जॉब की, वो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए जिनके अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है। आप बिल्कुल इधर उधर की अगर इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर ऐड करते हो तो वो that could be considered as an administrative burden, और उस वो फिर एक टूल, वो आप
परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए फिर उस फॉर्म को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ आपने जो डेटा है आपने वो लिया है, उस डेटा से परफॉर्मेंस किस तरह इम्प्रूव होगी वो चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। सेकंड है जी डिस्क्रिप्टिवनेस। डिस्क्रिप्टिवनेस का मतलब ये है कि जो अच्छे फॉर्म्स होते हैं उसमें जो रेटर है वो एविडेंस देता है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस लेवल तो होता है, दूसरा वो डिस्क्राइब भी करता है कि इसकी परफॉर्मेंस लेवल है क्या। सो ये भी एक स्पेस वहाँ पे होनी चाहिए। जो फॉर्म है वो इतने सफिशिएंटली डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए कि जो आपके सुपरवाइजर या एचआर डिपार्टमेंट है उन्हें क्लियरली पता चल जाए कि इंफॉर्मेशन जो परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है ये बता क्या रही है, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है वो क्लियरली पता चलना चाहिए। देन है जी अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या है, जो अच्छे अप्रेजल फॉर्म्स होते हैं वो they allow managers in different functions and departments to adapt them to their particular needs and situations. नीड्स जो अच्छे फॉर्म्स हैं आप उनको अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हो, उन्हें अडेप्ट भी कर सकते हो। ये इस तरह का फॉर्म होना चाहिए। देन है जी कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है कि जितने मेजर एरियाज हैं, जितने कोर एरियाज हैं परफॉर्मेंस के, जिनके अगेंस्ट आपने रिव्यू करना है परफॉर्मेंस को, आपने असेस करना है परफॉर्मेंस को, वो सब जो कोर एरियाज हैं वो आपके फॉर्म में मेंशन होने चाहिए। देन है जी डेफिनेशनल क्लैरिटी। डेफिनेशनल क्लैरिटी क्या होती है, आपकी जो डिजायरेबल कॉम्पिटेंसीज हैं, आपके रिजल्ट्स हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए सो दैट हर किसी को पता हो। अगर एक सेम एम्प्लॉय को डिफरेंट मैनेजर्स भी रेट कर रहे हैं तो उनको क्लियरली पता हो कि इस कॉम्पिटेंसी की ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की बेस पे इसकी कॉम्पिटेंसी को एवेल्युएट या असेस किया जा रहा है। एक जो कॉम्पिटेंसी है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द रोल, अकॉर्डिंग टू द जॉब लेवल मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज अ कॉम्पिटेंसी। अब मिडिल लेवल पोजीशंस के लिए कम्युनिकेशन किस तरह की होनी चाहिए, ये जो कॉम्पिटेंसी है उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। टॉप मैनेजमेंट लेवल पे कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। सो हर जॉब पोजीशन के लिए क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि उनका मतलब क्या है। जो भी कॉम्पिटेंसीज हैं, रिजल्ट्स हैं, क्लियरली डिफाइन होने चाहिए ताकि उन्हें एक्यूरेटली रेट किया जा सके। देन है जी कम्युनिकेशन। हर जो कंपोनेंट है फॉर्म का वो सक्सेसफुली कम्युनिकेट करे आपके एम्प्लॉय को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एवेल्युएशन प्रोसेस में। जो भी आपका पर्पस है, आपके उन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, हर कंपोनेंट का वो इजीली कम्युनिकेट होना चाहिए। आप वो इतना क्लियर होना चाहिए कि वो इजीली कम्युनिकेट करता हो कि ये पर्पस है इस सेक्शन का या इस कंपोनेंट का, ये पर्पस है और इस पर्पस के लिए ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अगर क्लियरली कम्युनिकेट किया गया है पर पर्पस आपने, तो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी फिर हाई होती है इसमें। सेकंड है जी टाइम ओरिएंटेशन। टाइम ओरिएंटेशन का मतलब है कि जी आपके जो अच्छे फॉर्म्स होते हैं वो क्लियरली एक्सपेक्टेशंस को भी क्लैरिफाई करते हैं और वो सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को ही डिस्कस नहीं कर रहे होते बल्कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस क्या है उसको भी डिस्कस कर रहे होते हैं। खैर एनीवेज ये दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को स्कोर करने के लिए, जिसमें एक जजमेंटल होती है और एक मैकेनिकल अप्रोच होती है। ये सब कंपोनेंट्स अप्रेजल फॉर्म में है। अब आपने अप्रोच कौन सी यूज करनी है ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस को अवेल्युएट करने के लिए। तो दो तरह के अप्रोचेस हैं, वन इज द जजमेंटल प्रोसीजर एंड अदर वन इज द मैकेनिकल अप्रोच या प्रोसीजर। जजमेंटल प्रोसीजर क्या होती है कि जो मैनेजर्स हैं वो परफॉर्मेंस के हर एस्पेक्ट को क्रिटिकली देखते हैं और क्रिटिकली देखने के बाद एनालाइज करने के बाद एंड पे
ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक रेट दे देते हैं और साथ एक समरी पे पहुंचते हैं। एक क्रिटिकली हर परफॉर्मेंस एस्पेक्ट को देखा, हर जो परफॉर्मेंस डिमेंशन है वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है एम्प्लॉय की, उसे जज किया। जज करने के बाद फिर एंड पे ओवरऑल इकट्ठी एक सूटेबल एक समरी, एक डिफेंसिबल समरी पे वो पहुंचता है और एक रेट कर देता है, ओवरऑल रेट कर दी। दिस इज अ जजमेंटल अप्रोच। हमने एक चीज को देखा, लेट्स से अगर एक चीज है हमारे पास, हमने उसको एक ओवरऑल एक पेंटिंग है हमारे पास, हमने ओवरऑल उसको रेट कर दिया कि वेदर ये ओवरऑल ये पेंटिंग अच्छी है या अच्छी नहीं है। दिस इज अ जजमेंटल अप्रोच। फिर है जी मैकेनिकल अप्रोच। मैकेनिकल अप्रोच क्या है? मैं पेंटिंग की एग्जांपल यहाँ पे कोट करती हूँ। आपने एक पेंटिंग को ओवरऑल रेट कर दिया कि हाँ ये पेंटिंग अच्छी है, दिस इज अ जजमेंटल अप्रोच। लेकिन अगर आप उस पेंटिंग के एक एक कंपोनेंट को जज करना शुरू कर दो कि इसके कलर्स ऐसे हैं, इसके ये जो पेंटिंग है इसको इस तरह से बनाया गया है, इसको स्ट्रक्चर इस तरह से किया गया है, इसको ड्रॉ इस तरह से किया गया है, एक एक कंपोनेंट को आप अगर जज करना शुरू हो जाओ और एक एक कंपोनेंट को आप मार्क्स देना शुरू हो जाओ, तो दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसीजर। लाइक इसी तरह के जैसे कोई स्टूडेंट्स है, मैं ओवरऑल एक जज कर दूं कि ये बच्चा जो है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दिस इज अ जजमेंटल अप्रोच। लेकिन अगर मैं ये जज करूं कि जी इस पर्सन की कम्युनिकेशन लेवल ज़्यादा बेहतर है और इसका कम्युनिकेशन लो है, कम्युनिकेशन को मैं रेट कर दूं, देन फर्दर मैं देखूं कि ये जो पर्सन है ये ज़्यादा हार्ड वर्कर है और ये हार्ड वर्कर नहीं है, इसको मैं रेट कर दूं। जो डिफरेंट डिमेंशंस हैं उनको अलग अलग कंसीडर करूं और अलग अलग उनको मैं रेट करूं, तो ये है मैकेनिकल अप्रोच। सो मैकेनिकल अप्रोच अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले आपने अप्रेजल फॉर्म के जितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शंस को आपने स्कोर असाइन करना है, स्कोर आपने देना है हर सेक्शन को। देन एंड पे हर सेक्शन के जो स्कोर्स हैं उन सबको आपने ऐड करना है, हर सेक्शन को आपने एक वेट असाइन करना है और देन एंड पे उन सब स्कोर्स को आपने इकट्ठा करके तो फिर एक फाइनल रेटिंग आपने निकालनी है। दिस इज अ मैकेनिकल अप्रोच। लेकिन जजमेंटल अप्रोच में क्या है? जजमेंटल अप्रोच में हर सेक्शन को बिल्कुल भी रेट नहीं किया जाता, बल्कि ओवरऑल डायरेक्ट एक रेटिंग दे दी जाती है कि आपने इसको यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, ये तो था परफॉर्मेंस असेसमेंट फेज, हम डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं। अब नेक्स्ट फेज है जी परफॉर्मेंस रिव्यू। और परफॉर्मेंस रिव्यू फाइनल फेज है आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की। और इसमें क्या होता है, आपने असेस कर लिया एम्प्लॉय को, देन आपके इंडिविजुअल एंड मैनेजर, एम्प्लॉय एंड मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि मैनेजर ने क्रिएट किया होता है। इसमें जी ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस है बहुत एंड्स एंड बिगिंस न्यू विद द परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग। आपका जो एक एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है, एक साल की परफॉर्मेंस वो एंड हो रही होती है और दूसरा आपका स्टार्ट हो रहा होता है। यहाँ पे मीटिंग के स्टार्ट में जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या होता है, इन मीटिंग के स्टार्ट में इंडिविजुअल की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसे रिव्यू किया जाता है। देन जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं वो कितने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए गए उसे एवेल्युएट किया जाता है। देन मीटिंग के एंड पे जो अप्रेजर है और जो रेटर है एंड इंडिविजुअल वो मिल के फ्यूचर के लिए या नेक्स्ट ईयर के जो गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंटल प्लान्स हैं उन्हें डिसाइड करते हैं। इसमें जी मैनेजर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिव्यू फेज में? मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि रिव्यू द एजेंडा एंड टाइम फ्रेम फॉर द मीटिंग। परफॉर्मेंस मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि ये जो वो एक दफ़ा रिव्यू कर ले कि एजेंडा क्या है हमारी मीटिंग का और टाइम क्या होगा। इस चीज़ को डिसाइड करना ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमेशा कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ऑकवर्ड किस्म के होते हैं। उन्हें कितना अच्छा उन्हें इंडिविजुअल ने परफॉर्म किया है या इंटीग्रेट किया है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ,
फिर भी कुछ एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं। सो एम्प्लॉय को बिल्कुल एक कंफर्ट ज़ोन में कैसे लेके आना है, एक स्मूथली कैसे स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ें पहले से रिव्यू कर लेना ज़रूरी है। फिर है जी रिव्यू एंड डिस्कस द परफॉर्मेंस अप्रेज़ल यू रोट एंड द इंडिविजुअल्स अचीवमेंट लिस्ट। फिर इसमें मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है? मैनेजर एंड द जो इंडिविजुअल है वो रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को जो कि मैनेजर ने लिखा होता है। इसमें इस पहले सब ये रिव्यू करने के बाद टाइम फ्रेम सेट करने के बाद जो मैनेजर ने परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म लिखा होता है उसको भी डिस्कस किया जाता है, और जो इंडिविजुअल्स की अचीवमेंट लिस्ट होती है जो इंडिविजुअल के पास होती है जिसने सेल्फ असेसमेंट किया होता है, फिर उस लिस्ट को भी देखा जाता है। थर्ड है जी लिसन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द इंडिविजुअल परसेप्शंस एंड फीडबैक। इस स्टेज में फिर क्या होता है कि जी यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है, डायलॉग होते हैं, कम्युनिकेशन होती है। अगर एम्प्लॉय को की कोई परसेप्शंस हैं, उसका कोई फीडबैक है रिगार्डिंग द जजमेंट या असेसमेंट जो कि मैनेजर ने की है, तो परफॉर्म इंडिविजुअल उससे बात कर सकता है, एम्प्लॉय उस पर अपना कमेंट दे सकता है, और मैनेजर का काम है कि वो एक्टिवली उसको सुने और उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स करे। फिर है जी डिस्कस योर असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स ओवर द एंटायर साइकिल। देन एम्प्लॉय उसकी जिम्मेदारी है मैनेजर की कि उसमें वो 3 एरियाज इसमें यूजुअली कवर किए जाते हैं। पहला ये आपके जो इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ्स हैं आप उन्हें डिस्कस करते हो। देन आपका इसमें फोकस होता है कि परफॉर्मेंस को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, और फोर्थ और देन फाइनली आपका फोकस होता है कि फ्यूचर ग्रोथ को किस तरह इन्हांस किया जा सकता है। सो इस स्टेज में ये जो फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स को उस पूरे 1 साल में क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है उसे डिस्कस किया जाए। देन फिफ्थ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंश्योर फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कोर मैसेज। जो मैनेजर्स हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस रिव्यू मैनेजर्स को मेक श्योर करना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है वो समझ रहा है जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, इंडिविजुअल उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है। देन है जी कंक्लूड द परफॉर्मेंस रिव्यू डिस्कशन बाय scheduling द परफॉर्मेंस प्लानिंग मीटिंग टू प्लान नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस। फिर आप इस परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग को कंक्लूड कर सकते हो। देन आप इसके साथ ही जो नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या होगी उसकी अगली मीटिंग आप स्केड्यूल कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि परफॉर्मेंस रिव्यू का बेसिकली पर्पस होता है कि उस 1 साल के लिए जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो उस चीज़ को डिस्कस किया जाता है यहाँ पे। द 7 है, 7 क्या है कि जी हैंडल ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जी आपके जो भी अ, अ, आपने साइन करवाना है इंडिविजुअल से, आप वो साइन करवाते हो कॉपी को, अप्रेजल फॉर्म को साइन करवाते हो, देन जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पर हैंडल किया जाता है। आप इंडिविजुअल्स के कमेंट्स लेते हो, उनका रिएक्शन क्या है, और अगर उसने कोई अपील करनी है इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द अप्रेजल फॉर्म, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ हैं ये कवर की जाती हैं। फिर है जी एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो अचीवमेंट्स उसने खुद अपनी एक सेल्फ असेसमेंट किया है, एक अपना अप्रेज़ल फॉर्म फिल किया है, वो उसको डिस्कस करे जो उसने खुद लिखा है कि ये मेरी अचीवमेंट्स थी। देन वो डिस्कस करे व्हाट यू अचीव्ड अगेंस्ट योर डेवलपमेंटल प्लान। जो भी उसके डेवलपमेंटल प्लान्स डिसाइड हुए थे उस करंट पीरियड के लिए, उनको किस हद तक उसने अचीव किया है, इसको डिस्कस करे। देन वो कंपेयर करे अपने असेसमेंट को मैनेजर की असेसमेंट के साथ, कि क्या मैनेजर ने उसको जैसा उसने खुद को असेस किया है क्या मैनेजर ने भी वैसा ही असेस किया है या नहीं किया। देन जी अगर वो कोई चीज़ उसको समझ नहीं आ रही या कोई एग्जांपल अनक्लियर है या मैनेजर का कोई एक पॉइंट कोई अनक्लियर है, तो वो उसको क्लैरिफाई करे कि ये रेटिंग उसको क्यों दी गई है, वो उसको क्लैरिफाई कर सकता है। Then has you listen and respond appropriately to the appraiser's perceptions and feedback.
देन एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अप्रेजर जो फीडबैक दे रहा है, मैनेज अप्रेजर की जो परसेप्शंस है, मैनेजर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जिसने उसने जज की है आपकी परफॉर्मेंस को, जो वो फीडबैक दे रहा है उसे एक्टिवली सुने एंड देन उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड भी दे। फिर है जी कंसीडर हाउ द अप्रेजर फीडबैक विल इन्फ्लुएंस योर परफॉर्मेंस प्लान फॉर द अपकमिंग अप्रेजल पीरियड। सो यहाँ पे एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लास्ट पे ज़रूर चेक करे कि जो मैनेजर ने फ्यूचर के लिए उसके लिए जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो डेवलपमेंटल प्लान्स उसके लिए सेट किए हैं, क्या वो इफेक्टिव हैं या नहीं, या वो जो प्लान्स हैं वो किस तरह फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे या किस तरह उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। सो ये है जी एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग में उसको इन सब चीज़ों को टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।